हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो NMMS एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में दो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों। एक तो मैट का होता है और एक सेट का होता है। दोस्तों, मैट में भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और सेट में भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैट में जो 90 प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो रीजनिंग के होते हैं। और सेट में जो 90 प्रश्न होते हैं दोस्तों, उसमें से 35 प्रश्न तो दोस्तों आपसे साइंस के पूछे जाते हैं, 35 प्रश्न सोशल साइंस के पूछे जाते हैं और दोस्तों 20 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में NMMS परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी कि सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य जो है वो एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो दोस्तों ग्रह है। सूर्य का जो चक्कर लगाएंगे ना, उनको ग्रह कहेंगे। और दोस्तों, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह दोस्तों, इनमें से अब आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहे होंगे कुछ ग्रह। यहाँ पर ऑप्शन 1 में मंगल लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 में पृथ्वी है, ऑप्शन 3 में शुक्र है और ऑप्शन 4 में शनि लिखा हुआ है। इनमें से आपको पता लगाना है कि सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों, सूर्य के नज़दीक ग्रह अगर आपको पता लगाना है तो आपको क्रम पता होना चाहिए कि सूर्य के नज़दीक कौन है, फिर उससे दूर कौन है। दूरी के अनुसार आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे निकट जो ग्रह है दोस्तों वो बुध है। बुध के बाद दोस्तों कौन सा ग्रह आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद दोस्तों पृथ्वी आता है। दोस्तों, आपको ये क्रम याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पहले बुध, फिर शुक्र आ रहा है, फिर दोस्तों पृथ्वी आ रहा है। और दोस्तों, पृथ्वी के बाद क्या आएगा? पृथ्वी के बाद आएगा मंगल। मंगल के बाद आएगा दोस्तों बृहस्पति। दोस्तों, हम यहाँ पर इसीलिए क्रम लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये क्रम याद होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आंसर तो हमारा आ ही गया है। आप देख सकते हो कि नज़दीक में सबसे पहले बुध है और उसके बाद शुक्र दिया गया और शुक्र ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये क्रम भी याद होना चाहिए कि सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है और 8 ग्रह होते हैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति आता है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों शनि, और दोस्तों उसके बाद आता है यूरेनस, और फिर आता है लास्ट में नेपट्यून। तो दोस्तों, आपको ये क्रम याद होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और दोस्तों, इसका सही आंसर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो शुक्र दिया गया है वो इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि रासायनिक उर्वरक जो होता है उसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। और दोस्तों, खाद के बारे में भी आप जानते होंगे, खाद का निर्माण खेतों में किया जाता है। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि खेतों में हम ये उर्वरक और खाद क्यों मिलाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, पर अगर हम फसल को उगाते रहते हैं, एक ही मृदा पर उगा रहे हैं हम बार बार, तो उस मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उस पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमें उर्वरक और खाद मिलाना होता है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, आप दिए गए ऑप्शनों में से पहचान पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन 1 यूरिया लिखा हुआ है वो रासायनिक उर्वरक ही है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो जैविक खाद दे रखा है, दोस्तों ये जैविक खाद तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये खाद है, तो ये रासायनिक उर्वरक तो होगा नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन 2 ही होगा। और दोस्तों, ऑप्शन 3 को आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है NPK। और दोस्तों, आपको पता होगा कि पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं वो यही होते हैं। आप देख सकते हो, N का मतलब होता है दोस्तों नाइट्रोजन, P का मतलब दोस्तों होता है फास्फोरस, और K का मतलब होता है दोस्तों पोटेशियम। दोस्तों, ये तीनों ही क्या होते हैं? पौधों के पोषक तत्व। और दोस्तों, पौधों में पोषक तत्व की प्रतिपूर्ति बनाए रखने के लिए मिट्टी में हमें उर्वरक और खाद को मिलाना होता है। और दोस्तों, चौथा नंबर पे जो पोटाश लिखा हुआ है ये भी क्या है? रासायनिक उर्वरक। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जैविक
जीवों से बनाई गई है। मृत अपशिष्ट जो होते हैं दोस्तों, मृत अपशिष्ट जीवों के अपघटन के द्वारा खाद बनाई जाती है दोस्तों। केंचुए का खाद बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और केंचुए को दोस्तों किसान का मित्र भी कहा जाता है। आपको इस दोस्तों ये पता होगा और आपको ये छोटे छोटे प्रश्न याद रखने चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये प्रश्न उपयोगी हो सकते हैं आपके लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जड़ के द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली में रखकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इसका पंखे के नीचे रखकर। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न 94 जो यहाँ पर दिया गया उसमें लिखा हुआ है बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। ये प्रश्न पिछले गत वर्षों में जैसे पेपर हुए तो उनमें ये प्रश्न जरूरी पूछा ही गया है। इसको अलग अलग तरीके से बनाकर पूछा गया, पर इस क्वेश्चन को आंसर भी वही होता है लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है इस क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है। दोस्तों आपको पता होगा, आप कवक के बारे में जानते होंगे कि कवक की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों जो कवक की उत्पत्ति होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो बीजाणु होते हैं ना वो वायुमंडल में रहते हैं, वायु में। और ये बीजाणु जो है जब इनको उचित वातावरण मिलता है ना तो वहीं पर इनकी उत्पत्ति हो जाती है और कवक का जन्म होता है। फिर कवक इस तरह से जनन करके वृद्धि करता रहता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से डबल रोटी की फफूंद है वो दोस्तों कवक का ही है उदाहरण एक तरह से। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही हो जाएगा, डबल रोटी की फफूंद। क्योंकि जो डबल रोटी पर फफूंद लगती है दोस्तों वो कवक के कारण ही लगती है। जब नमी होती है तो नमी पर कवक की उत्पत्ति होती है। कवक जो है वो संख्या में वृद्धि करता है। और आपको पता होना चाहिए कि बीजाणु जो उत्पन्न करता है वो कौन सा पादप जीव है दोस्तों, कवक ही होता है। और कवक इनमें से डबल रोटी की फफूंद में पाया जाता है। आइए दोस्तों आगे प्रश्न करते हैं। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। और दोस्तों ऑप्शन में लिखा पड़ा है वातक, श्वास रंध्र, वक्ष गुहा और क्लोम। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो कीट होते हैं ना उनमें गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को वातक कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर तो वातक लिखा हुआ है, वातक का दोस्तों एक दूसरा नाम ये भी दिया गया है बुक में, श्वास प्रणाल। तो दोस्तों आपको ये दोनों ही वर्ड याद होने चाहिए। परीक्षाओं में ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, वातक, या फिर दोस्तों इसका दूसरा नाम होता है श्वास प्रणाल। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।